नहीं है, ठीक है? तथास्तु में मैं जीताना स्वागत करता हूँ आप सभी का। अब यहाँ पर हम चीज़ों को प्रारंभ कर रहे हैं लेक्चर नंबर 25 जैसा कहा गया था कि 25 लेक्चर में पॉलिटी पूरी हो जाएगी, 25 लेक्चर में पॉलिटी पूरी हो जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों को ये रहता है फिर अमेंडमेंट कब पूरा होगा? अमेंडमेंट कैसे पूरा होगा बच्चे? अमेंडमेंट की ना होता क्या है दरअसल ये, अमेंडमेंट की क्लास चाहे तो आप कहें तो मैं वीडियो डाल दूँ और चाहे तो आप कहें तो मैं यहाँ पर इसको लाइव करा दूँ। अगर आप कहेंगे तो कल आपका अमेंडमेंट लाइव हो जाएगा, अगर आप नहीं कहेंगे तो कोई विषय। इमरजेंसी हम बात करते हैं 352 से 360 इमरजेंसी यहाँ पर है। अभी जैसा कि मैंने कहा था कि ये है आपकी भौकाली क्लास जिसको बोलते हैं तथास्तु, तो तथास्तु भौकाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तथास्तु भौकाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तथास्तु के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। तथास्तु। तो जब तथास्तु मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो तथास्तु के अंदर आप समझेंगे कि सर जी पहले तो मैं इसमें पॉलिटी कवर कराऊंगा, पहले तो मैं इसके अंदर पॉलिटी को कवर कराऊंगा, देन मैं इसके अंतर्गत हिस्ट्री को कवर कराऊंगा, हिस्ट्री को कवर कराऊंगा, देन आपकी जियो, देन आपकी इको। यह आपको सारी की सारी यहाँ देखने को मिलने वाली है यूट्यूब पर। ये केवल लाइव यूट्यूब पर रहेगी, केवल और केवल लाइव फॉर्मेट इसका यूट्यूब पर रहेगा। यह आपका अपकमिंग है, यह जो पॉलिटी है यह आपका आज कवर हो जाएगा। तो यह कुछ इस प्रकार से श्रेणीगत श्रेणी हम इनको आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पॉलिटी का आज अगर मैं बात करता हूँ तो इसका फाइनल लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं, इमरजेंसी शुरू कर रहे हैं। इमरजेंसी हम शुरू कर रहे हैं और इमरजेंसी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक चलती है? सर यह आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक चलती है। अब तक मैं 17 भागों की बात कर चुका हूं और यह होता है भाग नंबर 18। ठीक है, भाग नंबर 18 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लाइव क्लास शुरू हो गई है अनुपम जी भाई। अगर हम बात करते हैं यहीं पर इसको कहा जाएगा आपका पार्ट 18 भाग 18 इसको कहा जाएगा। दिस इज पार्ट 18 जो हमें यहां समझना होगा। दिस इज पार्ट 18, दिस इज पार्ट 18 इसको कहा जाएगा। हम डिस्कशन करते हैं तथास्तु के अंदर। इसके बाद आपका हिस्ट्री जो इको आपके यहां आगे आगे देखने को मिलने वाली है और जो बच्चे इंपोर्टेंट केसेस का कह रहे हैं इंपोर्टेंट केसेस भी आपके आने वाले हैं। इंपोर्टेंट केस भी आज मैं कर दूंगा इन सब। अच्छा मैंने बीएनएसएस पूरी करा दी, आपको ये भी बता दी। जो जो जब कहा है तब तक पूरा करा है। ठीक बात है, चलो तो तथास्तु के लिए अपकमिंग चैप्टर से ये आपके शुरुआती चैप्टर पॉलिटी से कवर कर रहा हूं। हेडिंग डाल के शुरू कीजिए। जो बच्चे क्लास में आए हैं एक बार बता देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे सबके साथ ताकि माहौल हमेशा की तरह आपको भौकाली बन जाए। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए। देखिए आपातकालीन प्रावधान इसका ना हम एक डिस्कस्ड विश्लेषण करने वाले हैं। हम इसकी डिस्कस्ड थ्योरी का डिस्कशन करेंगे जिसमें हम आर्टिकल 352 से 360 का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक बात, चलिए बेहतरीन। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एक-एक करके एक-एक पोर्शन का हम क्लियरेंस लेते हैं, एक-एक करके एक-एक पोर्शन का क्लियरेंस लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन सभी आर्टिकल्स का शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूं। शॉर्ट ब्रीफ का मतलब होता है छोटा-छोटा डिस्कशन में सबको दे देता हूं। ठीक है, समझ लीजिए। एक छोटे-छोटे चिरकुट-चिरकुट से इसमें बातें हम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मुन्ना भाई में, ए सर्किट बात को सुन रहे, तो वैसा ही ए सर्किट बात को सुनो रहे। देखो यहाँ पर जो डिस्कशन किया जा रहा है वो किस बारे में कर रहा हूं यहाँ पे? आपातकाल। आपातकाल हम यहाँ पर समझ रहे हैं, मतलब कि इमरजेंसी हम समझ रहे हैं। और इमरजेंसी के अंदर आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल्स कितने हैं इमरजेंसी में? तो वो आर्टिकल 352 से लेकर 360 ये डिस्कशन आपका यहाँ होने वाला है। ठीक है, 352 से लेकर 360। ठीक है, हम बात करते हैं इसी के बारे में। वो थोड़ा समझिए, एक सेकंड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 352 से 360 आपातकाल के बारे में डिस्कशन चलेगा आपका, इसके बारे में समझेंगे एक-एक करके एक-एक चीज को हम यहाँ बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कौन-कौन से आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, एक बच्चे का बीएनएस रिमेनिंग है, चाचा बीएनएस पहले ही पूरा करा चुका हूँ। सबसे पहले बीएनएस पूरा कराया था, तो इसमें एक-एक करके सारे आर्टिकल्स की बात कर लेता हूँ। पहले 352 की बात करूंगा। 352 इंपोर्टेंट जो है उनकी मैं डिस्कशन करता हूँ। पहले यहाँ आएगा आर्टिकल 352। 352 के बाद आपको देखने को मिलेगा 352, 353, 355, 356, 58, 59 और 360 बात करते हैं इसके बारे में। तो बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। 352 हो गया, आर्टिकल 353 यहाँ पर आएगा, आर्टिकल 355 आपका यहाँ आएगा, जो जो इंपोर्टेंट है वो रहेंगे। फिर आएगा आपका आर्टिकल, ठीक है, 358, फिर आएगा आर्टिकल 359, आर्टिकल 356, फिर आएगा आर्टिकल 360, यहाँ आएगा आर्टिकल 358 और यहाँ आएगा आर्टिकल 359। पहले मैं इन सब के बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ, शॉर्ट डिस्क्राइब हो जाएगा, देन इसके बाद में इसके लॉन्ग फॉर्मेट का डिस्क्राइब करूंगा। तो 352 में आप सभी जानते हैं कि सर यहाँ पे क्या राष्ट्रपति, यहाँ पे आपका राष्ट्रीय आपातकाल आता है। यहाँ क्या है सर, आपका राष्ट्रीय आपातकाल आपको देखने को मिलता है, आपातकाल देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब क्या हुआ, नेशनल इमरजेंसी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, नेशनल इमरजेंसी आपको यहाँ देखने को मिलता है। नेशनल इमरजेंसी के बाद हम 353 बात करें तो इसमें आता है कि आपातकाल में राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून, आपातकाल में राज्य सूची पर, आपातकाल में राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून यहीं पर आएगा। केंद्र द्वारा कानून, केंद्र द्वारा कानून निर्माण, केंद्र द्वारा कानून निर्माण आपको यहीं पर देखने को मिलेगा कि केंद्र के द्वारा लॉ फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर होती है। ठीक बात है, ठीक है। 355 में आपका आता है कि आपातकाल में कुछ इंपोर्टेंट बातें देखने को मिलती हैं कि सर जो आपातकाल रहेगा इमरजेंसी के अंतर्गत आपातकाल में, या फिर आप बगैर आपातकाल भी आप समझेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका है सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण से, और बाह्य आक्रमण से, और बाह्य आक्रमण से, बाह्य आक्रमण से केंद्र की रक्षा कौन करेगा, राज्य की रक्षा केंद्र करेगा। आक्रमण से राज्य की रक्षा केंद्र करेगा, राज्य की रक्षा केंद्र करेगा, केंद्र करेगा, आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है। फिर आता है 356, फिर आर्टिकल 356 आएगा। 356 में क्या डिस्कशन किया गया वही बताइए। प्रेसिडेंट रूल बताया गया, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल आपका बताया गया, राष्ट्रपति शासन आपका यहाँ बताया गया, राष्ट्रपति शासन बताया गया। 360 में आपकी आपातकालीन, ये वित्तीय आपातकाल का चर्चा किया गया, वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है, वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है, वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है, की चर्चा यानी जो हमारी इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, उसका डिस्कशन यहाँ पर किया गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी का डिस्कशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी का डिस्कशन, इमरजेंसी का डिस्कशन तो यहाँ बताइए। हालांकि आज तक कभी लागू नहीं। और जो बची हुई दो चीजें हैं इसमें समझना, 358 में जो चर्चा की जाती है 358 में, वो एक मात्र एक स्पेसिफिक चर्चा की जाती है। 358 में बताया जाता है कि आपातकाल लगने पर आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के केस में, एनी के केस में, बेटा इसको एनी बोलते हैं, एनी के केस में, एनी के केस में, एनी के दौरान फंडामेंटल राइट्स का सप्रेशन। ठीक है, सप्रेशन का मतलब होता है लघुकरण, या एक तरीके से बोला जाए लघुकरण को अगर डायरेक्टली ना बोला जाए। ठीक है, तो ये भी याद रखना, नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट, और वो भी कौन सा, आर्टिकल 19 का निलंबन, आर्टिकल 19 का निलंबन, सस्पेंशन, निलंबन आपका होगा, निलंबन आपका होगा। और निलंबन का मतलब होता है सस्पेंड, ये हो जाएंगे, सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल दूसरा 359 है आपका, इसमें बताया जाता है नेशनल इमरजेंसी में
प्रेसिडेंट रूल जैसी चीजें हैं, या फिर राष्ट्रपति द्वारा, नेशनल इमरजेंसी में राष्ट्रपति द्वारा ठीक है फंडामेंटल राइट्स का निलंबन निलंबन। बट इसमें एक चीज बताई गई है, इसमें एक चीज बताई गई है कि आर्टिकल 20 और 21 का नहीं हो सकता। 20 और 21 यह नॉन सस्पेंडेड आर्टिकल है, नॉन सस्पेंडेड आर्टिकल्स है, नॉन सस्पेंडेड आर्टिकल्स है। तो इसको भी आप कर लेंगे नोट और फिर हम बढ़ेंगे आगे। नोट करिए। ठीक है, चलिए क्लास के नंबर 1 पर मंजू नाम का एक बच्चा है जो अपनी महिला मित्र के कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ भागे जा रहा है। ये शर्ट अजीब लग रही है क्या? अब बता दो भैया आप लोग, तुम कहो तो फिर मैं शर्ट चेंज करके पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो बताइए। इररिवोकेबल है ये, बिल्कुल इररिवोकेबल आपके देखने को। सही लग रही है? फिर ठीक है। फिर तो तुम बच गए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ-कुछ मामले देखते हैं, जैसे आर्टिकल 352 को समझते हैं। नाउ फर्स्टली वी जस्ट अंडरस्टूड द आर्टिकल 352। आर्टिकल 350 के बारे में समझते हैं, 352 के बारे में समझते हैं। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछे कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार का हो सकता है? अगर आपसे पूछे कि आपातकाल कितने प्रकार का हो सकता है? आपातकाल के प्रकार आप समझिए। आपातकाल के प्रकार अगर आपसे कोई पूछे तो आपातकाल के प्रकार कितने हो सकते हैं? टाइप्स कितने हो सकते हैं आपातकाल के? तो टाइप्स हो सकते हैं इसके 3। कौन-कौन से? सर सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल 352 हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी हो सकता है। फिर 356 हो सकता है जो प्रेसिडेंट रूल हो सकता है, प्रेसिडेंट रूल हो सकता है। फिर 360 हो सकता है जिसको हम फाइनेंशियल इमरजेंसी एफई बोल सकते हैं। तो ये 3 प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं, एनी, पीआर, एफई। एनी, पीआर, एफई ये 3 प्रकार की इमरजेंसी हमारी हो सकती है। ठीक है, चलिए। टू लग रहा है भाई सो ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए 3 इमरजेंसी हो सकती है। बाद में 3 प्रकार के आपातकाल हैं जो बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब अगर किए जाएं तो ये डिस्क्राइब कुछ इस प्रकार से किए जा सकते हैं, या अगर बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किए जाए तो ये कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब आपके किए जा सकते हैं। बट आज बोर्ड का हैंग कर दूंगा, तुम देखो बोर्ड ने मेरे ना बुद्धि खराब कर रखी है। आज आएगी। ठीक है, तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लिखो। ठीक है, चलो लिखेंगे। ये आपने लिख लिया। 3 प्रकार की इमरजेंसी आपको मैंने बता दी है, पहला, दूसरा एंड तीसरा। ये तीनों मैं बता चुका हूँ, 352, 56 और 60। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत बात करते हैं 352 के बारे में। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की डिस्कशन करूं, अगर मैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में डिस्कशन करूं, नेशनल इमरजेंसी के बारे में डिस्कशन करूं तो इसके कितने आधार हो सकते हैं? ठीक है, चलिए। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति 3 आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। बेसिस क्या हो सकते हैं? ऑन व्हाट बेसिस इज इट कैन बी डिक्लेयर? किस बेसिस पर इनको डिक्लेयर किया जा सकता है? क्या आधार हो सकते हैं जिस बेसिस पर इसको डिक्लेयर कर दिया जाए? सर आधार हो सकते हैं इसके 3। ठीक है, अब 3 आधार कौन-कौन से हैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। पहले ये जो शब्द था, पहले यहां पर क्या था? आंतरिक अशांति था। पहले यहां आंतरिक अशांति लिखा हुआ था। पहले यहां आंतरिक अशांति लिखा हुआ था। आंतरिक अशांति लिखा हुआ था। पहले यहां आंतरिक अशांति लिखा था। अशांति लिखा हुआ था। पहले यहां आंतरिक अशांति लिखा हुआ था। पहले यहां आंतरिक अशांति लिखा हुआ था, लेकिन वर्तमान में यहां पर कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। इनिशियली इट वाज रिटन एज इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, याद रखना। इनिशियली इनिशियली किसके तरह लिखा जाता है? इनिशियली इट वाज रिटन एज इंटरनल डिस्टर्बेंस। कैसे लिखा जाता है? इंटरनल डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस की तरह लिखा जाता है। तो अब महत्वपूर्ण संविधान संशोधन होता है 44 और 1978 में। कहा जाता है मूल संविधान में जो आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस था 1975 के आपातकाल के विवादास्पद प्रयोग के बाद, डिस्प्यूटेड यूजेज के बाद, इसका जो डिस्प्यूटेड यूजेज होता है, डिस्प्यूटेड यूजेज के बाद इस अस्पष्ट शब्द को 44 संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन से बदल दिया गया। इस बदलाव का उद्देश्य सरकार के द्वारा राजनीतिक विरोधों को दबाने के लिए आपातकाल के दुरुपयोग को रोकना था। राइट, कोशिश की जाती है ऐसा ना हो। इसमें पीएम मोरारजी देसाई थे जिन्होंने इसको हटाया था, जो द जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। तो अगर आपसे पूछा जाए 44 संविधान संशोधन 1918 जो आपको 78 जो आपको देखने को मिलता है, अगर पॉइंटर आता है आपके सामने 44 संविधान संशोधन 1978 का, तो इसमें एक विशेष पॉइंटर आपका क्रिएट होता है। इस विशेष पॉइंटर को आप इस प्रकार से समझेंगे कि सर जी जो 44 संविधान संशोधन 1978 आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि सर इसके अंतर्गत जो पीएम थे वो मोरारजी देसाई थे। पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पीएम थे इसके। मोरारजी देसाई इसके पीएम थे। जब ये हुआ था, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो पैरामिलिट्री लाई जाती है। लाइक कर दीजिएगा भाई सबके सब। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर इसका अनुमोदन और अवधि की प्रक्रिया क्या है? अनुमोदन का मतलब होता है एक्सेप्ट किया जाना। ठीक है, अप्रूवल मिलना। अप्रूवल एंड प्रोसेस ऑफ इंपोजमेंट क्या है? इसका अप्रूवल प्रोसेस क्या है राष्ट्रपति आपातकाल का? अप्रूवल एंड प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन क्या है? इंप्लीमेंटेशन क्या होगा? इंप्लीमेंटेशन आपका क्या होगा? अप्रूवल एंड प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन क्या होगा? बताते हैं। सर अगर हम बात करते हैं अप्रूवल कैसे होता है, तो पहला तो घोषणा होगी इसके अंदर, प्रोक्लेमेशन होगा इसके अंतर्गत। पहला क्या होगा मेरे लाल? पहला होगा प्रोक्लेमेशन, मतलब उद्घोषणा इसमें होगी। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर होगी, रिटन चाहिए मंत्रिमंडल से, तब यह सिफारिश हो सकती है। पहले यह मौखिक भी चलता था, पर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको अनिवार्य किया कि लिखित ही होना चाहिए। मैं दोबारा से बताता हूं, ठीक है? चलिए देखो बेटा, जो बच्चे आर्टिकल 358 में डिफरेंस पूछ रहे हैं, मैंने आगे स्लाइड्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा शांति रखो, सब कुछ पता लगे। मैं आपको बताऊं, मंत्रिमंडल की केवल मैं बताऊं ओनली रिटन प्रोक्लेमेशन पर होते हैं, ओनली रिटन। अब हो सकता है ओनली रिटन बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहले 44th सीएए 1978 से पहले लिखित नहीं, मौखिक भी चलता था। 1978 से पहले मौखिक भी चलता था, पहले ओरल भी चलता था, मौखिक चलता था। मौखिक का मतलब ऑरल चलता था, अब नहीं चलता। याद रखना, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर्याप्त नहीं है, और यही प्रश्न आपके सीजीएल 2025 में आया था। क्या केवल राष्ट्रपति की सलाह पर्याप्त है? तो बिल्कुल नहीं है। केवल राष्ट्रपति की सलाह इसमें पर्याप्त नहीं है मेरे लाल। अगर आपको लगता है कि केवल राष्ट्रपति की सलाह, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर्याप्त होगी, तो नहीं, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर्याप्त नहीं है। ये किसको बोलते हैं? प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट इसको संसद में पेश करता है। यह प्रोक्लेमेशन फिर संसदीय अनुमोदन के लिए जाता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए जाता है। घोषणा के 1 माह के भीतर दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। यह जिस दिन डिक्लेयर हुआ है, जिस दिन ये डिक्लेयर हुआ है, उसके 1 महीने के भीतर इसको दोनों ही सदनों से पास कराया जाना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं संसदीय अनुमोदन, पार्लियामेंट्री अप्रूवल कितने माह में चाहिए? विदिन अ मंथ, विदिन 1 मंथ यह चाहिए, 1 महीने के अंदर चाहिए।
विशेष बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2 है। इसके लिए आपका मेजॉरिटी कैसी चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, याद रखना। इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। स्पेशल मेजॉरिटी होता है कि प्रेजेंट जो लोग हो वो 50% प्लस 1 होने चाहिए एंड 2/3 बहुमत उनकी होनी चाहिए। ड्यूरेशन 6 महीने के लिए लगता है एक बार में, इन वन गो, इन वन टाइम। इट इज एक्सटेंडेड अप टू 6 मंथ्स और प्रत्येक 6 महीने में संसदीय अनुमोदन से अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है और प्रत्येक 6 महीने में यह अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकता है। मतलब एक बार कर लगे तो दोबारा अप्रूवल करना पड़ेगा, दोबारा से अप्रूवल करोगे तो 6 महीने के लिए और बढ़ जाएगा। 6 महीने में एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ेगा, तो 6 मंथ हुआ और बढ़ाना है तो फिर से इसमें अप्रूवल लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट से अनुमोदन पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा और अप्रूवल अगर लेते हो तो फिर यह फिर 6 मंथ फिर बढ़ता चला जाएगा। तो यह इंडेफिनिट टाइम के लिए बढ़ सकता है। अगर मैं पूछूं इसका अधिकतम समय सीमा कितनी है तो तय ही नहीं। यह जितना चाहे उतना समय तक लगाया जा सकता है। इसकी समाप्ति कैसे होती है, रिवोकेशन कैसे हो सकता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही रिवोकेशन संभव है। राष्ट्रपति किसी भी समय वापस इसको ले सकता है। लोकसभा के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो लोकसभा के 1/10 सदस्यों के नोटिस पर साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसको समाप्त किया जा सकता है। तो लोकसभा के अंदर इसको बहुत ऑर्डिनरी प्रोविजन के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं, बहुत ऑर्डिनरी प्रोविजन के माध्यम से इसको समाप्त किया जा सकता है। इसको नोट करिए, जब नोट करें तो बताइएगा। साधारण इसमें काम रखता है। अगर आप ये लिख चुके हैं तो बताइए अभी कितनी बार यूज हुआ है। ठीक है सर, मैं आपका पुराना वाला स्टूडेंट हूं, यू आर द बेस्ट टीचर एंड योर टीचिंग इज आउटस्टैंडिंग। ओहो इवनिंग वाली क्लास सारी क्लास में मेरे लाल बुलंदशहर से राम राम अंकुश करता हूं। अगर हम बात करें अब तक यह कितनी कितनी बार, मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, मूल अधिकारों पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है ये समझ लेना। बट ये वाली जो स्लाइड है, दिस स्लाइड इज फॉर यूपीएससी, दिस स्लाइड इज फॉर सीडीएस, दिस स्लाइड इज फॉर पीएससी, दिस स्लाइड इज फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशंस। ये स्लाइड बहुत जरूरी है कि एग्जाम के लिए और किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। ठीक है चलिए, सबसे पहले इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है वो हम बात कर लेते हैं। इसका इंपैक्ट क्या होता है? पहला, केंद्र राज्य संबंध पर क्या पड़ता है, एग्जीक्यूटिव पड़ता है। अगर कार्यकारी प्रभाव की बात करें तो क्या पड़ता है समझना। तो नेशनल इमरजेंसी लगती है हमारे लाल, तो उसमें क्या होता है, केंद्र राज्यों के किसी भी मामले पर कार्यकारी निर्देश दे सकता है, संघ ढांचा एकात्मक हो जाता है। बहुत प्यार से समझना, फेडरलिज्म जस्ट कन्वर्टेड टू द यूनिटरी गवर्नमेंट। कार्यकारी में सीधा पता लगता है कि फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, फेडरल स्ट्रक्चर खत्म होता है, यूनिटरी शुरू हो जाता है। दूसरा लेजिस्लेटिव क्या बन जाते हैं, लेजिस्लेटिव यानी विधायी प्रक्रियाओं में क्या हो जाता है, विधायी क्या हो जाते हैं। विधायी में ये हो जाता है संसद को राज्य सूची विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट, पार्लियामेंट मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट, मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट हो जाएगा, स्टेट लिस्ट हो जाएगा। और कमाल की बात यह है, यह आर्टिकल 353 में लिखा हुआ है। मजा आया, बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल क्या होता है सर, विधायी प्रक्रियाओं में क्या होता है, विधायी प्रक्रिया क्या होती है, सॉरी वित्तीय प्रक्रियाओं में क्या हो जाता है। सर जो वित्तीय प्रक्रिया है इनमें भी इसका परिवर्तित होता है। वित्तीय प्रक्रियाओं में राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण को संशोधित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति है वो दोनों के बीच में, मतलब किसके बीच में, केंद्र के और राज्य के बीच में एक राजस्व प्रक्रिया को क्रिएट करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट। अब अगर ऐसी परिस्थिति में राज्य को अपना बजट पेश करना हो तो कहां करेगा, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल आपका एनटीपीसी की परीक्षा में आया था। आप बताएंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यदि राज्य को बजट लेकर आना, जैसे मान के चलो हरियाणा अपना बजट लेके आना चाहता है कि चलो यूपी लेके आना चाहता है अपना बजट, यूपी का बजट आना है, यूपी का बजट आना है, तो यूपी का बजट कहां पर आएगा बताइए। जबकि यूपी की गवर्नमेंट अपनी डिसीजन नहीं ले सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में यूपी का बजट कहां पर आएगा। तो यूपी अगर बजट लेके आना चाहती है तो यूपी का बजट इस समय लोकसभा में आएगा। कहां आएगा मेरे लाल, लोकसभा में इसके बजट को लाया जाएगा। ठीक है, इट इज पॉसिबल। मतलब ये पहली बात तो मैंडेटरी नहीं है, ये वैकल्पिक है। पहले तो ये समझ लेना कि दिस इज नॉट मैंडेटरी, या ऑप्शनल है। टीआईओएनएल ये ऑप्शनल, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो अपने यहां पर ला सकती है तो ला सकती है। ये ऑप्शनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दूसरा है मूल अधिकारों पर प्रभाव क्या पड़ता है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। ये मतलब ये कैसे होता है, स्वतः निलंबित, ऑटोमेटिकली निलंबित हो जाता है। ठीक है चलिए, ये क्या होता है सर, ये आपका क्या होता है, सेल्फ सस्पेंड हो जाता है। सेल्फ सस्पेंड आपका हो जाता है, ये सेल्फ रिवोक आपका हो जाता है। 315 राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अन्य मूल अधिकारों को परिवर्तन के लिए निलंबित कर सकता है। 359 में राष्ट्रपति आदेश देकर इनको निलंबित कर सकता है। बट इसमें क्रूशियल सेफगार्ड है, 44 संविधान संशोधन के बाद कहा गया कि 20 और 21 को खत्म नहीं कर सकते किसी भी स्थिति। बात समझ में आई। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर ये क्रूशियल सेफगार्ड आपका कब बनता है, 44 संविधान संशोधन के बाद। 44 संविधान संशोधन से पहले 20 और 21 भी रद्द हो जाते हैं, बट उसके बाद से नहीं। ये सेल्फ सस्पेंडेड आर्टिकल, सेल्फ सस्पेंडेड आर्टिकल 19। ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे हमारे क्लास के मेधावी छात्र अनुपम का पूछना है कि सर अनुपम का पहले कहना यह है कि पीछे ताश खेली जा रही है, ज्ञान की बात फैली जा रही है। अद्भुत, मजा आया। अनुपम का दूसरा कहना है कि अनुपम का ये भी कहना है कि सर कोरोना काल में कौन सा आपातकाल लगा था। दरअसल उस समय कोई आपातकाल नहीं लगा था, उस समय हमारी पुलिस प्रक्रिया के द्वारा धारा 144 लागू की गई थी। और धारा 144 का मतलब होता है कि 5 से अधिक लोग किसी एक स्थान पर खड़े नहीं हो सकते। वह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था, संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा वो नहीं था। ठीक है चलिए, आगे बात करते हैं अशोक मिलाल। इसमें बात करते हैं अब तक राष्ट्रपति आपातकाल कहां से कहां तक लगा है, क्यों लगा है, हम चर्चा करते हैं। देखिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के 3 ऐतिहासिक अवसर आपको देखने को मिले, 3 हिस्टोरिकल इंसिडेंट आपको देखने को मिले। 3 हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हैं आपके, 3 हिस्टोरिकल इंसिडेंट आपको देखने को मिलते हैं। इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर आएंगे। 3 हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हैं जो यहाँ पर आएंगे। कौन कौन से हैं, ठीक है चलो। पहला 1962 में जब इंडो चाइना वॉर होता है। इसके पीछे का कारण क्या है, इंडो चाइना वॉर, इंडो का और चाइना का वॉर, इंडो चाइना वॉर आपको देखने को मिलेगा। इंडो चाइना वॉर आपका था, कब शुरू हुआ था, 20 अक्टूबर को शुरू हुआ था। 20 अक्टूबर को शुरू हुआ था। इस समय पाकिस्तान इस समय चाइना का प्रेसिडेंट कौन था, लियू शॉकी। यहाँ चाइना का प्रेसिडेंट था, चाइना प्रेसिडेंट कौन था मेरे लाल, चाइना प्रेसिडेंट कौन था, लियू शॉकी। लियू शॉकी, लियू शॉकी था, लियू शॉकी, राइट, बढ़िया। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। भारत के राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नहीं पहले नहीं चेंज हो चुके थे। हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री थे वो राजेंद्र प्रसाद के, राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रेसिडेंट कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ प्रेसिडेंट कौन थे, राधाकृष्णन थे, राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एसआर के थे, एसआर के थे इस समय हमारे पास। भाई आक्रमण था, एक्सटर्नल एग्रेशन था, जिस वजह से हुआ। ठीक है चलिए, 1971 में होता है सर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान, लिबरेशन वॉर के दौरान 3 बजे शाम को 5:30 बजे 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे 9 स्थानों पर एयर स्ट्राइक करी थी। इसको लेकर इंदिरा गांधी की स्पीच बड़ी फेमस है कि मैं इंदिरा गांधी, भारत देश की प्रधानमंत्री, इस बात की सूचना सभी नागरिकों को देती हूं कि आज शाम 5:30 बजे पाकिस्तान के द्वारा बेहद निंदनीय कार्य किया गया। उन्होंने हमारे 9 क्षेत्रों पर हवाई हमले किए, परंतु अगर मैं आपको सूचित करूं तो भारत का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित है और इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए
हमारी भारतीय सेना ने कदम उठा लिए हैं। आज से ही आपातकाल की घोषणा भी होती है और जवाबदेही कार्यवाही में हम पाकिस्तान को उसके सभी किए गए कार्यों को लेकर प्रताड़ित करने के लिए तैयार है। ये आप स्पीच भी सुन सकते हो, मजा आ जाएगा। ठीक है, मजा आ जाएगा। ये स्पीच भी दी गई है, आप ये यूट्यूब पे मौजूद है। ये 21 अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये एक ऐसा आपका इमरजेंसी जो कभी खत्म नहीं किया गया, राइट? तो इसके बारे में याद रखना कि यह कभी खत्म नहीं किया गया है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप समझेंगे कि इसका जो एंडिंग डेट ही नहीं है, इसकी समाप्ति ही नहीं हुई है। मतलब कहने के लिए 21 मार्च आप लिखेंगे, वो इस बेसिस पर लिखते हैं 21 मार्च। एग्जैक्टली कभी खत्म ही नहीं हुआ था, है ना? एग्जैक्टली कभी खत्म नहीं हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, राइट? इंदिरा गांधी इसके अंतर्गत थी और प्रेसिडेंट आपके कौन थे? वीवी गिरी। प्रेसिडेंट कौन थे? वीवी गिरी। वीवी गिरी प्रेसिडेंट थे। पाकिस्तान के अंतर्गत आपको भुट्टो की सरकार देखने को मिल रही थी। लास्ट आपको देखने को मिलता है, यह आपका लगता है आधार है इसका आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस इसको कहा जाता है। प्लस इस समय जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था? फखरुद्दीन, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद आपको देखने को मिलता है, फखरुद्दीन जी देखने को मिलते हैं। देवशीन का जो ये डायलॉग देवशीन क्लास में लिख रहे हैं कि मैं आश्वासन देता हूं कि पाकिस्तान कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा, ये 1999 के दौरान दिया गया था और ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था और ये किसी अन्य चीज को लेकर दिया गया था। वो समझौते के लिए गए हुए थे, तब की बात है। जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर थे, बिल्कुल परफेक्ट कहा भाईला। ठीक है, क्या देखेंगे? पीएम इंदिरा गांधी लिखा हुआ है। तो बच्चे 3 अब तक इंसिडेंट रहे जब जब इसको लागू किया। अब हम आगे बात करते हैं, लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 356 की बात करते हैं, क्योंकि टाइप ऑफ नेशनल इमरजेंसी चल रहा है। तो 356 देखिए, 356 में घोषणा का आधार क्या हो सकता है समझिएगा? संवैधानिक तंत्र की विफलता, दैट इज वेरी क्रूशियल। अपने दिमाग की खोपड़ी में इसको लिख लेना। इससे ये होता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसको बोलते हैं फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसको बोला जाता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इसको कहा जाता है, बॉडीज इसको कहा जाता है कि फेलियर हो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का फेलियर जो होता है उसके अंतर्गत इसको बताया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे बेहतरीन। और घोषणा का आधार क्या हो सकता है? बेस क्या हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस क्या हो सकता है? इसमें बेस एक ही चीज हो सकती है, जो बेस क्या है? राज्यपाल की रिपोर्ट। बेस इसमें हो सकता है राज्यपाल की रिपोर्ट, इसमें बेस हो सकता है राज्यपाल की रिपोर्ट, इसमें बेस है द रिपोर्ट बाय द राज्यपाल। ये इसमें रिपोर्ट इसी के बेसिस पर यह रद्द हो सकता है। घोषणा का आधार केवल इतना है कि राज्यपाल के द्वारा रिपोर्ट जारी की जानी है, राज्यपाल के द्वारा रिपोर्ट जारी की जानी है राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से, या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है तो लागू हो जाएगा। संवैधानिक तंत्र की विफलता इसी को कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन इसी को कहते हैं, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, यह आपको यही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए दूसरा अनुमोदन और अवधि, जैसा मैंने बताया अप्रूवल। घोषणा के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत में चाहिए। ड्यूरेशन एक बार में 6 माह के लिए और अधिकतम 3 वर्ष के लिए लग सकता है विशेष शर्तों के साथ। मैक्सिमम इसकी ड्यूरेशन 3 वर्ष हो सकती है मैक्सिमम। प्रभाव क्या होता है? राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। यह आपकी बर्खास्त हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, सस्पेंड देखना। राज्य का शासन सीधे राष्ट्रपति के नियंत्रण में चला जाएगा, जिसका संचालन राज्यपाल करता है। राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग कर दिया जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर क्या होगा? सस्पेंड। मजा, ये आपका संवैधानिक तंत्र। अब संवैधानिक तंत्र के बारे में थोड़ी-थोड़ी बातें कर लीजिए। संवैधानिक तंत्र के बारे में थोड़ी-थोड़ी बातें कर लीजिए कि यह कब लगा है, कहां पर लगा है, क्या प्रक्रिया लगाया जा चुका है, सर्वप्रथम कहां लगा, सर्वाधिक कहां लगा, ऐसा कौन सा स्थान जहां नहीं लगा? आप बहुत बार कहते हो कि यहां लगा है, वहां लगा है, हर जगह लगा है, जहां नहीं लगा वहां कल लग जाए। यहां मैंने कुछ शब्दों का हाइलाइट किया है, परंतु आप समझ पाएंगे वो शब्द क्या है। इन बातों में कुछ नहीं रहता है। आप यहां सीधे हेडिंग डालेंगे कि अब तक इसका प्रयोग पहली बार कब किया गया, इसका प्रथम प्रयोग कब किया गया, बताइए सर। इसका प्रथम प्रयोग कब किया गया? प्रथम प्रयोग, तो इसका प्रथम प्रयोग किया गया है आपका कहां पर? पहला प्रयोग इसका किया जाएगा आपका पंजाब में। पहला प्रयोग इसका पंजाब में किया जाएगा 1950, लगते ही पंजाब में इसको यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं गुरु भाई, तो उसमें आप समझ लो मैक्सिमम इसको कहां पे यूज किया गया है? तो मैक्सिमम इसको यूज किया गया पंजाब में ही, साथ में यूपी और मणिपुर भी हो चुका है। मणिपुर में मैक्सिमम हो चुका है, मणिपुर में 11 हो गया है। बाकी जगह 10 यहां पर है, 10 यहां पर है और मणिपुर में अभी रिसेंट लगा है, तो मणिपुर में 11, राइट? जी हां। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर ऐसा स्थान जहां पे कभी लगा ना हो। तेलंगाना छत्तीसगढ़ में कभी लागू नहीं, कभी लगा नहीं हो, कभी लागू नहीं हुआ, कभी लागू नहीं हुआ की अगर मैं बात करता हूं तो वह आपके कहां पे है? सर तेलंगाना, तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़, एंड CHHATISGAR, छत्तीसगढ़। ये आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ उड़दा पंजाब। पंजाब में ड्रग माफियाज काफी हैं, सुना है मैंने। वो ड्रग माफिया क्या होते हैं? वो ड्रग देने के बाद माफी मांगते हैं। सच में। मणिपुर में 11 हो चुका है। अरे बोल तो दिया बाबू, मणिपुर में 11 हो चुका है। अभी रिसेंटली लगा था। बिहार में 8 बार लगा है। बिहार में मुझे बहुत ज्यादा खेद है इस बात का, बिहार में 8 बार लगा है। बिहार जैसा खुशहाल प्रदेश में तो लगना ही नहीं था ये। लिख लिया, कोई बात नहीं। अगर हम बात करते हैं, एक निर्णय आता है एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ का केस है। यूपीएससी वाले बच्चों के लिए थोड़ा खास रहेगा। ठीक है, चलिए। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर सर्वोच्च न्यायालय का अंकुश लगाया जाता है एसआर बोम्मई केस के अंतर्गत। जो एसआर बोम्मई केस है, एसआर बोम्मई केस आपने देखा, एसआर बोम्मई केस आपने देखा, एसआर बोम्मई केस जो आपको देखने को मिला है वर्सेस इंडिया यूनियन 1994 में था, वर्सेस इंडिया यूनियन। और ये कब आया है मेरे लाल? सर इंडिया यूनियन का केस 1994 में आया। मैं आपको बता दूं की प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। यहां न्यायिक समीक्षा संभव है, जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल। इसमें कह दिया गया था कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। इसी में कहा गया था कि प्रेसिडेंट का डिक्लेरेशन भी अंडर जुडिशियल रिव्यू आएगा। बहुमत का परीक्षण सदन में होना चाहिए, फ्लो टेस्ट होना चाहिए, राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा के पटल पर होना चाहिए। अंतिम उपाय में कहा गया था राष्ट्रपति शासन का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए जब तक सभी उपाय विफल न हुए हैं और धर्मनिरपेक्ष संविधान का मूल ढांचा है और इसका उल्लंघन राष्ट्रपति शासन का आधार हो सकता है। बात है इसमें आपको केवल इतना याद रखना है, 356 के दुरुपयोग पर सर्वोच्च न्यायालय का अंकुश इसी के माध्यम से लगा है। आपको इतना याद रखना, भूलना मत बस इस वाले पॉइंट को। अगर आप ये समझ पाए हैं देन मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आप ये वाला पॉइंट भी समझ पाए तो आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक उपयुक्त प्रावधान, मतलब आज तक इसको यूज नहीं किया गया है। फाइनेंशियल आपको देखने को मिलता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी इसको बोलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इमरजेंसी इसको बोला जाएगा, इमरजेंसी इसको बोला जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आपको देखने को मिलता है, एक अप्रयुक्त प्रावधान है, अनयूज्ड प्रोविजन है। दिस इज जस्ट अनयूज्ड प्रोविजन, अनयूज्ड प्रोविजन है, अनयूज्ड प्रोविजन है आपका। कैसा है सर? एक ऐसा प्रावधान है जो आज तक कभी प्रयोग में ही नहीं लाया गया, एक ऐसा प्रावधान जो आज तक कभी प्रयोग में ही नहीं लाया गया। बात करते हैं जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाएगी, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिससे भारतीय उसके क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता है आपको खतरा है। थ्रेट टू फाइनेंशियल कंडीशन, थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर एक थ्रेट पैदा हो जाती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर एक थ्रेट पैदा हो जाती है, ये क्लियर हो जाता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अब नहीं रही है राष्ट्र में, तब इसको लागू किया जाता है। अप्रूवल घोषणा के 2 माह के भीतर संसद में साधारण बहुमत से हो जाएगा। एक बार अनुमोदन होने के बाद, अप्रूव होने के बाद अनिश्चित काल के लिए लागू रह सकता है और इसके लिए पुनः अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ती। एक ऐसा है इसमें पुनः अनुमोदन की जरूरत नहीं होती।
उन्हें अनुमोदन की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। केंद्र राज्यों के वित्त औचित्य संबंधी निर्देश दे सकता है ऐसी कंडीशन में। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में कटौती का आदेश दे सकता है। सबके वेतन में कटौती होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन में कटौती नहीं हो सकती, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में उनके वेतन में भी कटौती होगी। साधारण में अगर मैं देखूं तो जो जजेस होते हैं उनके वेतन में कभी कटौती नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ हो जाएगी। और आजकल जैसी जनरेशन हमारी है जो इंस्टाग्राम पर नाचने में पूरा समय निकाल देती है, तो अगर उसी को मैं देखूंगा रील स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फर्जी की चीजें देखने में जिन बच्चों को मजा आ रहा है, ये फेक है फिर भी देख रहे हैं, तो ये वो जनरेशन होगी जो शायद फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी कंडीशंस को पैदा करे। ऐसा एक बच्चों का कहना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही पढ़ाऊंगा, आज तक लागू नहीं, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया। ठीक है, याद रखना। अब इसके अंतर्गत कुछ डिस्कशन हम कर लेते हैं, उसको भी समझिए। लेकिन क्यों सर उनके वेतन में कटौती नहीं होती? अरे नहीं, हो जाती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में हो जाती है, क्योंकि उनका काम चलता रहता है। लिखेंगे आगे बढ़िए। भारतीय न्यायपालिका का काला अध्याय, एसडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, 1976 के दौरान, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यह दायर किया गया था। क्या आपातकाल के दौरान आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है? तो इसी में यह आया था, मेजॉरिटी जजमेंट आया था 4-1 से, जिसमें कहा गया था कि हाँ, आपातकाल के दौरान नागरिक जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। तो इसमें बंदी प्रदर्शन के अधिकार को लगभग समाप्त। यह एक ऐसा अध्याय था जिसको वर्तमान में तो कार्यरत नहीं लाया जा सकता, लेकिन जब ये केस आया था तो बहुत इसमें जो जजेस हैं उनको बहुत सुनना पड़ा था। न्यायमूर्ति अच्छा खन्ना थे। अनुच्छेद 21 के केवल संविधान द्वारा दिया गया अधिकार नहीं है, एक पूर्व मौजूद मानवीय अधिकार है, इसे किसी भी स्थिति में नहीं छीना जा सकता। उनकी साहसी असहमति को लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का एक महान कार्य के रूप में याद किया। मैं आपको बताऊं केस क्या है। शिवकांत शुक्ला जी का केस दायर किया जाता है कि जब भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी लागू हो, जब भारत में नेशनल इमरजेंसी लागू हो तो आर्टिकल 20 को खत्म नहीं होना चाहिए। ये तब की बात है मेरे लाल, जब ये लागू नहीं हुआ। तो 4 जजों ने कहा कि हाँ, कोई भी अधिकार किसी को भी नहीं रहना चाहिए, कोई भी अधिकार किसी को नहीं रहना चाहिए, कह दिया गया। लेकिन एकमात्र ऐसे जो नॉन डिसेंट आपके व्यक्ति थे, उनका नाम केवल एक आपको देखने को मिलता है, जस्टिस एचआर खन्ना। तो एचआर खन्ना का कहना था, कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये खन्ना साहब का कहना था। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करिए। नोट कर लिया आपने? ताऊ यहाँ कैसी खिचड़ी पक रही है, बहुत बढ़िया रजत। रजत तुम बावर्ची का काम करते हो भाई, कभी खाली टाइम में, संडे है तो बावर्ची कर लिया, ये काम तो नहीं है आपका? लीजिए आगे हम बात करते हैं थोड़ी-थोड़ी बात। अब जैसे आपने यहाँ देखा तो छोटी-छोटी बातें आपने देखी, लेकिन इसको अगर मैं एक ही पेज में समझा दूं तो तुम्हारी बुद्धि राइट हो जाएगी। एक ही पेज पे कैसे समझा सकते हैं? देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल, आधार क्या हो सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। आधार क्या हो सकता है? संविधान तंत्र के विरोध। आधार क्या हो सकता है? वित्तीय स्थिरता का खतरा हो जाना। संसदीय अनुमोदन 1 माह में विशेष बहुमत, 2 माह में साधारण बहुमत, 2 माह में साधारण बहुमत। अधिकतम अवधि कोई सीमा नहीं है, 3 वर्ष कोई सीमा नहीं है। मूलाधिकारों पर प्रभाव 20-21 को छोड़कर निलंबित हो सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। राज्य सरकार बनी रहती है केंद्र का नियंत्रण में, बर्खास्त कर दी जाती है, बनी रहती है केंद्र के नियंत्रण में। अगर प्रयोग 3 बार 100 से अधिक बार लग चुका है, कभी नहीं। मजा आया? इससे आप समझिए, ठीक है? अगर आपको नॉलेज की प्रकाष्ठा देखनी है तो इस क्लास को दिखा दीजिए। आज ये पॉलिटिकल क्लास के अंतर्गत हुआ। अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं, और जीत वाला जो सुपर शीट है वो भी आपकी आ गई है। ये क्वेश्चंस आपको घर से करने के लिए फेंक दिए गए हैं, इनको घर से करिएगा जरूर। ठीक है, ये आपको मिलेगा आपके पीडीएफ के साथ। दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, आपके भाग 18 खत्म होता है, भाग 19 के बारे में बात करते हैं। भाग 19 छोटा सा है, 5 मिनट में खत्म हो जाए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा आपके टेबल है, बार टेबल है, बड़ी प्यारी सी, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। अब मैं भाग 19 की चर्चा करता हूँ, भाग 19 की चर्चा करता हूँ। भाग 19 भी ठीक ठाक ही है, ऐसी बात नहीं। भाग 19 आपका ठीक ठाक ही है। भाग 19, भाग 19 आपका बहुत बेहतरीन है। भाग 19 आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो डिस्कशन करते हैं भाग 19 किस प्रकार से है, भाग 19 किस प्रकार से। आज पीडीएफ दे दूंगा मैं, आज खुश हूं मैं, पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, ठीक है, चलिए। सही नॉलेज वाली प्रकाशना किताब मिल जाएगी ना, ऐसी कोई किताब ही नहीं बनी जिसके अंदर इस प्रकार की जानकारी दी गई। ठीक है, याद रखना। ये एसडीएम वाला केस मुझे दिखा देना किसी भी किताब में। एक भी किताब अगर है वो एसडीएम केस को दिखाती हो, एसडीएम केस ऑफ जबलपुर, तो मुझे बता देना कि जबलपुर का जो केस है वो बताया गया नहीं, बताया गया, एक किताब में नहीं बताया। भाग 19 361 से लेकर 367 तक है। 361 टू 67 तक यह डिस्कस किया गया है। ठीक है, चलो दूसरा हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो डिस्कशन किया गया है वो किसका किया गया। तो इसमें कुछ विविध बातें लिखी गई, मिसलेनियस बातें लिखी गई। इसके आधे से ज्यादा आर्टिकल्स वर्तमान में समाप्त हो चुके हैं। 2-1-3 आर्टिकल हैं जिनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, हालांकि वर्तमान में काम नहीं है। जैसे आर्टिकल 361 है, आर्टिकल 361 ये जो कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल पर सिविल या आपराधिक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, मैंने बताया सिविल या राष्ट्रपति स्लैश राज्यपाल पर, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती, नहीं हो सकती, हो सकती। ठीक है, अब मैंने जैसा कि बताया कि सर प्रेसिडेंट है या आपका गवर्नर है, इन पर किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं सकती, बात यहाँ पर लिखी गई, मुकदमा नहीं होगा। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन। 361 ए भी है, यह वर्तमान में कार्यरत है। 361 ए भी है। 361 ए किस तरीके से काम करता है? विधानमंडल और संसद के कार्यों के और कार्य प्रक्रियाओं का संरक्षण रहता है। संसद व विधानमंडल कार्यों का, संसद व विधानमंडल के कार्यों का, विधानमंडल के कार्यों का संरक्षण रहता है। मंडल के कार्यों का संरक्षण बना रहता है, संरक्षण बना रहता है। इस चीज को भी आप समझेंगे, संरक्षण बना रहेगा। ये 361 ए में आता है आपका, ये 361 ए में आता है। संसद व विधानमंडल के कार्यों का संरक्षण बना रहेगा। इससे प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव वर्क, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव वर्क्स, लेजिस्लेटिव वर्क्स का संरक्षण बना रहेगा, यह गायब नहीं होगा। ठीक है, चलिए इंपोर्टेंट 61 और 61 ये दोनों लागू हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, जैसे आर्टिकल 362 जो था, आर्टिकल 362 जो था, आर्टिकल 362 था, ये बहुत विशेष रहा था। इसमें बताया गया था कि कुछ विशेष मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है, विशेष मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है, विशेष मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। जो बच्चे आर्टिकल 361 के बी की बात कर रहे हैं वह बहुत विशेष है। 361 के बी में एक ही बात बताई गई है, 361 के बी में कहा गया है कि कुछ राजनीतिक पद होंगे, इनकी अयोग्यता के क्या आधार हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, क्या काम करते हैं। अब उसको याद रखने की जरूरत नहीं, राइट। चलिए तो बात करते हैं 362 के बारे में। मैंने क्या बताया, विशेष अधिकारों की डिस्कशन किया गया है। विशेष मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप पर रोक, विशेष मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, न्यायालय हस्तक्षेप पर रोक, हस्तक्षेप पर रोक है। तो न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक दी गई। ठीक है, चलिए तो बात को समझना, विशेष मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक आपको देखने को मिलेगी। प्रोहिबिशन ऑफ
प्रोहिबिशन ऑफ कोर्ट इंट्रूड, प्रोहिबिशन ऑफ कोर्ट इंट्रूड, प्रोहिबिशन रहेगा कोर्ट के इंट्रूड का, ये जो कोर्ट इंट्रूड है वो नहीं हो सकता, राइट? जी हाँ। कुछ अब ये है कैसे, वैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है? चलो, ये जो मामला है कोर्ट इंटरफेरेंस कैसा होगा, देसी रियासत के मामले, ये विशेष मामले किससे रिलेट करते हैं? देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट से रिलेट करते हैं, प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते हैं। और 362 के ए में क्या है? देसी रियासत के जितने भी शासक हैं उनकी उपाधियां हैं। जैसे मैं बात करता हूं 300, आपका 362 के ए में क्या है? 362 के ए में है देसी रियासत के जितने भी सदस्य हैं उनकी उपाधियां हैं। देसी रियासत के शासकों की उपाधियां हैं, शासकों की उपाधियां हैं, उपाधियां हैं, इनको भी आप लिख लेना। देसी रियासत के शासकों की उपाधियां, बहुत याद रखिए, प्रिंसली स्टेट रूलर्स टाइटल्स, टाइटल्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। तो देसी रियासत के शासकों की उपाधियां आपकी यहां पर बताई गई हैं, 362 का ए है, ठीक है? चलिए, अनिल स्वामी का कहना है कि यूट्यूब के शिक्षकों को ऐसा क्यों लगता है कि वह बेस्ट है? इसके पीछे का कारण ये होता है कि हाँ, हम बेस्ट हैं भाई मेरे लाल। अनिल, मेरा बहुत ही कॉमन सा माइंडसेट रहता है। मेरा यह रहता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। मेरा कभी ये नहीं रहता कि सिर्फ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। जी हाँ, मुझे पता है कि ये मेरा हमेशा से रहा है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है? याद रखिएगा। पर मेरा ये नहीं होता कि कोई अच्छा नहीं पढ़ा सकता। जो अच्छी मेहनत करेगा वो अच्छा पढ़ा सकता है। पर ऐसे लोग कम देखने को मिलते हैं। झूठ के जो बाशिंदे हैं वो अधिक हैं, राइट? चलिए, इसको अब नोट कर लेंगे। ये वाले जो पोर्शन है, बाकी जो अन्य प्रावधान है, ये 26 सीएए 1971 में समाप्त कर दिया गया। 1971 में ये समाप्त कर दिया गया। और जो तुम यहाँ आके लिख रहे हो ना बेटा कि टीचर्स को ऐसे क्यों लिख रहा है कि ऐसा वैसे है, इसके पीछे का कारण ये है कि तुम्हें इतनी आजादी मिल चुकी है कि आप लिख पा रहे हो। और आपकी मानसिकता में आप बहुत बड़े बन चुके हो कि आप सामने वाले व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जज करने में एक क्षण नहीं लगाओगे जो आपके लिए चीजें कर रहा है। तो यहाँ तुम्हारी मानसिकता खुद से बड़ी हो चुकी है। तुम खुद अपने आप को अहम ब्रह्माशी समझ रहे हो। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। नई नई उम्र में अपने आप को इतना अधिक स्तरों पर लेके जाना, ये समझदारी नहीं, मूर्खता की निशानी है मेरे लाल। समझ में आई बात? मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि 26 संविधान 1971 है। यह आपको यहाँ देखने को मिलता है, यूनिवर्सिटी का कुछ है, दीज आर रिवोक्ड, क्योंकि ये वर्तमान में काम नहीं करते। और जो अन्य प्रावधान से संबंधित है वह भी इसके अंतर्गत बेहतर नहीं है, वह भी आपके समाप्त हो चुके हैं। एक छात्र होने के नाते आपके अंतर्गत इस प्रकार की चीजें होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है? चलिए, बात को समझ में आया आपकी? बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, जो बच्चे करंट अफेयर्स की बात करें, कल आपका करंट अफेयर के बारे में विचार करेंगे। ये अगर आप समझ पाए हैं तो मुझे एक बार बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये पोर्शन खत्म होता है। अब हमारे 3 भाग बचते हैं। अब हमारा बचता है भाग 20, 21 और 22, पार्ट 20, पार्ट 21 और 22, पार्ट 20, पार्ट 21 और पार्ट 22। तो ये 3 पोर्शन बचते हैं। यह हम रिकॉर्डेड अपलोड कर रहे हैं। दिस इज रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्डेड है जो अपलोड कराया जा रहा है। ये 21 और 22 जो है इसके लिए मैं स्पेशल सेशन ले लूंगा। स्पेशल सेशन ले लूंगा। स्पेशल सेशन बेसिकली इसके लिए लूंगा, साथ में इसी के साथ-साथ कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी के लिए भी ले लूंगा। वो यूट्यूब पे रहेगा। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी के लिए ले लूंगा। ट्यूशनल पॉलिटी लास्ट लेक्चर होगा। ये लास्ट लेक्चर होगा और ये यूट्यूब पे रहेगा। कोशिश करूंगा कि इसको कल ही कंडक्ट करा दूं। ये रिकॉर्डेड ऑलरेडी मौजूद है, राइट? चलिए, ये रिकॉर्डेड हो जाएगा, ये यूट्यूब पे रहेगा। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ा होता हूँ, आज मैं पहली बार यूट्यूब पे पढ़ूंगा, तो उसको रिकॉर्डेड हम यूट्यूब पे रखेंगे। ठीक बात है? चलो, आप इसको समझिएगा कि यह